ओके जी। पहले जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे जनाब ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। अच्छा भाई, पास्ट पेपर्स की एवेलुएशन भी वो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी है। तो सबसे वो यही है कि वो बार बार व्हाट्सएप पे मेरे से नहीं अपलोड किया जाता। तो टेलीग्राम पे मुझे ये बेनिफिट नज़र आ रहा है कि उसमें एक चैनल का जो है वो ऑप्शन होता है। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और मेरा यही नंबर जो है 464603 इसको सर्च कर लें, या मेरे नाम से चैनल का नाम तो ये ये रखा हुआ है, डॉक्टर इत्शान जान बट। या टेलीग्राम डाउनलोड करके इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, तो उस चैनल का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, या डायरेक्ट भी कोई ज्वाइन कर ले तो वो सारा मटेरियल जो है पास पेपर से रिलेटेड और अदर चीज़ें वो सारी उधर ही अपलोड होगी। ये ज़्यादा फिजिबल है, एक ही जगह पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं, और प्राइवेसी भी है, कोई नंबर वगैरह भी जो शेयर नहीं होते। तो वो तो एक अच्छा ऑप्शन है। ग्लोबलाइजेशन को आज हमने देखना है जी। तो इट हैज़ बीन डिफाइंड, यानी ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड इन मैनी वेज बाय स्कॉलर्स। तीन चार अगर हम डेफिनेशंस को देख लें तो गिडन्स की डेफिनेशन है। तो गिडन्स की थोड़ी सी ज़रा लंबी डेफिनेशन है, द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। गिल्पिन की डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है जी। हार्वी की डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन, वो कहता है ग्लोबलाइजेशन इज टाइम एंड स्पेस का कंप्रेशन। एक और डेफिनेशन है शोल्ट की, SHOLT, डीटेरिटोरियलाइजेशन और द ग्रोथ ऑफ सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस बिटवीन पीपल। कोई हैपनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, कोई इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, कोई टाइम एंड स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, कोई टेरिटरी एंड डीटेरिटोरियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो सबसे आसान और ऑल इनकम्पासिंग हमें डेफिनेशन मिलती है वो फिर जॉन बैलिस की। जॉन बैलिस की किताब जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कहता है जनाब बाय ग्लोबलाइजेशन we simply mean the process of increasing interconnectedness, that's it।
किसके दरमियान? बिटवीन सोसाइटीज, ठीक है जी, इन 3 डिफरेंट टाइप्स। यानी जो इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस है वो 3 डिफरेंट टाइप्स में दुनिया में जनाब हो रही है, और उनको वो कहता है जनाब ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो simple is this, it is the interconnectedness of people across the globe. So ये काफी एक ऑल इनकम्पासिंग डेफिनेशन, और इसकी फिर मैनिफेस्टेशंस तो हमें बहुत मिलती हैं। सो हमने इसको एज अ प्रोसेस ट्रीट करना है, ये कोई थ्योरी नहीं है। इट्स एन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल का एक प्रोसेस है। जब आप इस डेफिनेशन पर कंसेंसस कर लेते हैं तो आइडिया ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, ये अपनी मौत आप ही मर जाता है, क्योंकि प्रोसेस मैन काइंड की हिस्ट्री में कभी भी रोल बैक नहीं होता जी। आप आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते वापस। ये इंसानी एक आप कह लो कि इंसानी तारीख का एक एक बुनियादी जो है वो खासा आप कह लो खूबसूरती है। सो ये जो मिथ है कि जी डी ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी पूरी ग्लो, ये तो मिथ ही खत्म हो जाती है अगर आप इस डेफिनेशन को की अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल है, दैट्स इट। इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, आगे बढ़ेगी चीज, नई चीज ही आएगी सामने, रोल बैक नहीं करेगा। प्रोसेस जो एक दफा इनिशिएट हो जाता है इंसानी तारीख में, वो मुकम्मल का मुकम्मल रोल बैक नहीं होता कभी भी। मैनिफेस्टेशन देख लें जनाब, वर्ल्ड वाइड वेब है आपके पास, इंटरनेट, ठीक है जी। फिर आपके पास जनाब टेलीविजन, फिर 24/7 न्यूज चैनल, ठीक है जी। फिर आपके पास ग्लोबल फ्रेंचाइजेज हो गई जी। फिर आपके पास ग्लोबल इकोनॉमी इटसेल्फ। फिर आपके अब तो ग्लोबल रिस्क्स भी डेवलप होना शुरू हो गए, ग्लोबल थ्रेट्स जिनको आप कहते हैं। फिर तो ग्लोबल एजेंडाज भी डेवलप होना शुरू हो गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, पास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन्हीं ग्लोबल एजेंडाज में आपके फिर वॉर ऑन टेरर भी। सो हमें मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो अक्रॉस द ग्लोब नजर आती हैं। थोड़ा सा इसका फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक प्रोसेस है तो इसकी फिर एक हिस्ट्री तो मौजूद है ना जी। तो एक प्रोसेस है तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल प्रोसेस होना चाहिए। हिस्टोरिकली सिविलाइजेशंस वो भी तो आपस में इंटरकनेक्ट होती रही है ना जी। आप आइसोलेशन में तो नहीं, आप क्या ह्यूमन पास्ट डेवलप हुआ, लेकिन जो आपका एक सिंगल वर्ल्ड सिस्टम है जिसमें आप इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 वेव्स, 3 डिस्टिंक्टिव वेव्स जो हमें नजर आती हैं। ये वेव्स पहली तो आपके पास एज ऑफ डिस्कवरी से है जी, 15th सेंचुरी, एज ऑफ डिस्कवरी, और इसके साथ फिर जुड़े आपके सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। आप स्पेसिफिक कर लें तो 1450 से 1850 तक के जो आपका एज ऑफ डिस्कवरी एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स, जिनमें उसका मार्केट्स के साथ आपकी इंटरकनेक्टेडनेस, ईस्ट की वेस्ट के साथ, सही है जी। फिर जो सेकंड वेव है जिसको कहा जाता है सेकंड वेव, वो आपकी फिर यूरोपियन एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स, कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज्म 1850 से आपका एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 तक का फेज।
और तीसरा जो फेज उसको कहा जाता है आपका कंटेम्पररी। जो आपका फेज है कंटेम्पररी वेव है, जो लार्जली 1960s से ऑनवर्ड्स हमें ऑपरेट होती नजर आ रही। सो ये इंटरकनेक्टेडनेस तो लोगों का जुड़ना, करीब आना, अब चाहे वो फोर्स के जरिए आए, यानी बाय फोर्स आप लोगों को करीब लेके आए, या लोग कंसेंट के जरिए करीब आए, व्हाट्सएवर, लेकिन इंटरकनेक्ट हुए लोग। तो बीइंग अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन को समझना, उसको फील करना आसान हो जाता। फिर हम देख लेते हैं जी इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हमें स्कॉलरशिप में कंसेंसस मिलता है जनाब कि ग्लोबलाइजेशन की जो एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन tend to focus on three interrelated factors। अब वो कौन से इंटररिलेटेड फैक्टर्स हैं जनाब? उनमें पहले को जनाब कहा जाता है जनाब टेक्नोलॉजी, दूसरा फिर आपकी इकोनॉमी, और तीसरा फिर आपकी पॉलिटिक्स। ये तीन इंपॉर्टेंट आपके इंजन हैं। जब आप टेक्नोलॉजी में आ जाएं तो ये तो सेंट्रल पार्ट है सबसे ज्यादा, जो आपकी मॉडर्न एरा है ग्लोबलाइजेशन का, थर्ड वेव का, उसमें तो ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न आपकी जो कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल सिस्टम में या वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, वो तो पॉसिबल ही नहीं होनी थी अगर आपका की टेक्नोलॉजी इंप्रूव ना करती, मार्केट्स कनेक्ट ना होती, ये कम्युनिकेशन के मींस बेहतर ना होते, जो आपकी ट्रैवलिंग के मींस हैं वो बेहतर ना होते। सो एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आने तो इसमें भी काफ़ी जो है वो हमें टेक्नोलॉजी के बाद इकोनॉमी एज अ क्रूशल जो आप कह लें कि इंटररिलेटेड फैक्टर के तौर पे मिलता है। मसलन मतलब कि कैपिटलिज्म जो एक इनसेशेबल रिक्वायरमेंट है फॉर न्यू मार्केट्स, कैपिटलिज्म की फॉर प्रॉफिट्स, तो उसमें आप फिर नई नई मार्केट्स को में जाते हो, नई नई वेंचर्स ओपन करते हो, पीपल कनेक्ट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में आपके जनाब आइडियाज भी आ गए, आपके इंटरेस्ट भी आ गए, आपकी पावर भी आ गई। तीसरी बड़ी जो इंटर रिलेटेड फैक्टर है, अगर टेक्नोलॉजी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर करती है, इकोनॉमी लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि जनरेट होती है, तो पॉलिटिक्स बेसिकली एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अगर इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो पॉलिटिक्स आपका नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है, यानी ये हो गया आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आ गए, और ये हो गया आपका नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। सो बीइंग अ नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर जनाब, एक जैसी तर्ज हुकूमत दुनिया में हो जाए, जिन हुकूमतों ने, जिन लोगों ने, जिन पॉलिटिकल सिस्टम्स के जरिए तरक्की की है, उन्हीं का प्रचार पूरे ग्लोब में हो जाए। ठीक है जी। फिर ये ग्लोबलाइजेशन हमें मुख्तलिफ पैटर्न्स में होती जो है वो क्रॉस द ग्लोब नजर आती, पैटर्न्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये पैटर्न्स कौन कौन से पैटर्न्स हैं? मल्टीपल पैटर्न्स मौजूद हैं, कुछ को हम जो है वो जरा देख लेते हैं जनाब के कौन कौन से पैटर्न्स में ये पूरे ग्लोब में ऑपरेटिव हमें ग्लोबलाइजेशन होती नजर आ रही है। सो जनाब, इसमें हमारे पास एक बड़ा आस्पेक्ट तो जो है दैट इज लीगल पैटर्न में हमें अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबलाइजेशन होती नजर आ रही है। लीगल, अब लीगल में कैसे, देखिए ना, एक्सपेंशन हो रही है ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
इंटरनेशनल लॉ की एक्सपेंशन कैसे हुई? पहले तो आप उनको स्टेट्स के दरमियान ही देखते थे। अब जनाब ये ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑपरेटिव हैं, ठीक है जी, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑपरेटिव हैं, सही है जी। न्यू लीगल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। इन्हीं में से एक बड़ी जिस तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, ये भी एक लीगल इंस्टीट्यूशन है और सब इसके साथ सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें एक लीगल मैनिफेस्टेशन मिलती है। फिर इकोनॉमिक भी है। इकोनॉमिक स्फेयर में देखें तो ग्लोबल ट्रेड कितनी ज्यादा इंटरकनेक्ट हो रही है जनाब, ग्लोबल फाइनेंस का कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल प्रोडक्शन। अब ये सब किसी एक स्टेट की नहीं, एक पूरी ग्लोबल मार्केट इसको डिटरमिन कर रही, कोई एक आधी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो एक सिंगल ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी सिंगल, हम देखते हैं चाइनीज, रशियंस, डिफरेंट अदर अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी सब अब इसी पे इकट्ठे हो रहे हैं जनाब। ऐसा ही है ना जी। तो जनाब आप कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर ये हमें इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो नजर आती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, उस पर सबका इकट्ठा होना, ये ग्लोबल गवर्नेंस का आइडिया जनरेट करना कि आओ सब मिल के कोशिश करें और इस इशू को एड्रेस करें। फिर इसी तरह मिलिट्री, पुराने दौर हो गए कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किसी एक अंपायर के पास, उसकी फौजों के पास आती थी तो वो शेयर नहीं करती थी दूसरों के साथ में। मॉडर्न एरिना में हम देखते हैं जनाब ग्लोबल आर्म्स ट्रेड हो रही है, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स हो रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिलिट्री कॉपरेशन हो रही हैं, सो करीब आ रहे हैं लोग। इसी तरह फिर कल्चरल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि एक ग्लोबल पॉपुलर कल्चर डेवलप होता गया स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो बड़े बड़े शहरों में आपकी नेशनलिज्म, एथनिसिटी और इस तरह के डिफरेंसेस वो मिटिगेट होते गए और आपके अर्बन सेंटर्स का तो आउटलुक ही फूड कल्चर, ड्रेस कल्चर, लिविंग पैटर्न्स एक जैसे डेवलप होते जा रहे हैं। फिर ये सोशल भी है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में लोग बेहतर रोजगार के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ मूवमेंट हो रही है लोगों की, ईस्ट वेस्ट मूवमेंट हो रही है लोगों की। तो जनाब आप एक दूसरे के आइडियाज को एब्जॉर्ब कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं, उनको आप अडॉप्ट कर रही हैं। सो जब आप इसको इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तब बड़ी इजी हो जाती हैं चीजें कि अच्छा अच्छा, ट्रैवल ऑफ आइडिया होता है ना जी सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सो ये पैटर्न्स हमें नजर आते हैं ग्लोबलाइजेशन के। फिर कुछ थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी हैं जी, थ्योरेटिकल अप्रोचेस विद ग्लोबलाइजेशन। इसमें पहली बड़ी जो वो तो थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये मेडल्स की एंड मोर्स का आइडिया, थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें वाज़ह तौर पे कहते हैं जनाब कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई, अर्बनाइजेशन होती गई, तो ग्लोब मॉडर्नाइज होता गया, एक जैसी जो है वो एस्पेक्ट्स होते गए, एक जैसे मसाइल डेवलप होते गए तो उनके सॉल्यूशंस भी एक जैसे
डिजाइन होना शुरू। सो मॉडर्नाइजेशन अपने अंदर ही उसके अंदर मौजूद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, कि वो लोगों के फिर मसाइल एक जैसे बनते, तो फिर सॉल्यूशंस भी एक जैसे बनते हैं। फिर इसी तरह यूनिवर्सैलिटी ऑफ इकोनॉमिक पैटर्न्स, यूनिवर्सैलिटी ऑफ इकोनॉमिक पैटर्न्स, कि जनाब जिस तरह कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए और जिस तरह वेस्ट के कंट्रीज ने जो है वो तरक्की की है, तो जनाब सब उसी को फिर उन्हीं इकोनॉमिक पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलो द पैटर्न इन ऑल इकोनॉमीज, कि भाई यही पैटर्न है, इसी पैटर्न के मुताबिक ही आपने तरक्की करनी। जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न है लेट्स से, इसी को फॉलो करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। ये वॉल्ट्स प्रोस्तो का आइडिया, ROSTOW, वॉल्ट प्रोस्तो। फिर इसी तरह तीसरा बड़ा थ्रेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है ना जी, हम ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन, और इंग्लिश के जो टीचर्स जिनको बस ग्लोबलाइजेशन का ही बस पता होता है, तो उनको एक ही जैसी चीजें बना के जो है वो, खास तौर पे जो ऐसे वगैरह के टीचर होते हैं, वो मैं सुन रहा था एक दफा एक टीचर का, जनाब ग्लोबलाइजेशन वो है कि जो चीजें आपके पास अ, आ जाएं, और ग्लोबल विलेज वो है जो, नहीं सॉरी, ग्लोबल विलेज वो है जो चीजें आपके पास आ जाएं, और ग्लोबलाइजेशन वो है जिनके पास आप चले जाएं। मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल है भाई, जबरदस्त, दिल ही दिल में कहा ना मैंने। ग्लोबल विलेज का आइडिया जो है वो मैकलुहन का है। मैकलुहन वो आपको कहता है जनाब, खास तौर पर ये जो ग्लोबल विलेज है ना जी, हर चीज को ग्लोबल विलेज नहीं बना देना, खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो आपकी एडवांसमेंट्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड को जो है वो वो करीब किया। अब रियल टाइम में तो इवेंट्स डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ पर ये रियल टाइम में दुनिया में और जगह है, ये और जगह है, ये करीब तो नहीं आ सकती ना टेक्निकली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के डिवाइसेस ने जो मेन इफेक्ट हुआ उसका, वो ये हुआ है कि डेवलपमेंट इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डिवाइसेस की वजह से यहाँ पे बैठे हुए लोग भी देख पा रहे हैं। सो ये टाइम एंड स्पेस का बेसिकली कंप्रेशन हुआ। आप अपनी जगह से नहीं हिले, आप उस वक्त में जिस वक्त में यहाँ पे कुछ हो रहा है वो आपको यहाँ पर पता लग रहा है उसका, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एडवांसमेंट, जो गैजेट्स नए नए आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है नहीं, एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है। सही है जी। सो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल विलेज, टाइम एंड स्पेस की कंप्रेशन, आप अपने वक्त और अपनी जो जमानो मकान है वो नहीं बदल रहा आपका, ना वो कंप्रेस हो रहा है कि आप दूसरे के वाकई करीब आ गए, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के गैजेट्स की वजह से आपको हर चीज पता लग रही है। इसी तरह अगला जो एक और थ्योरेटिकल अप्रोच है उसको कहते हैं कॉब वेब मॉडल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जॉन बर्टन का आइडिया, BUR, BUR, हाय हाय यू ही खराब हो गया, चलो। जॉन बर्टन, जॉन बर्टन जो है वो एक वर्ल्ड सोसाइटी का एडवोकेट जो है, और वो बड़ी मजेदार बात करता है। वो कहता है जनाब कि इसने ये कॉइन किया वर्ड कॉब वेब का ना, तो वो कहना जनाब कि अब जो पैटर्न्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ना जी, पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्रिएटेड बाय ट्रेड, कम्युनिकेशन, डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स। अब बात ये हो गई है कि अब ये पूरे का पूरा ग्लोब ये एक जनाब मकड़े का जाला बन गया, पूरे का पूरा ग्लोब। लेट्स सी, हाय हाय कैसे बनेगा जाला,
चलो बना देते हैं इसे, ये लो। डेवलपमेंट इन एनी वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी एक जगह पर जो डेवलपमेंट है, लेट्स से यहाँ पे, तो अब थ्रेड तो डिस्टर्ब हो गया ना ये वाला। जब ये थ्रेड डिस्टर्ब होगा तो बाकी सारे थ्रेड्स पे भी उसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा। सो डेवलपमेंट इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। अब वो चाहे किसी स्टेट की तरफ से चीज आ रही हो, ठीक है जी, चाहे किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से हो रहा हो, लेकिन पूरा ग्लोब अब इस तरह एक इंटरकनेक्टेड हो चुका हो। फिर इसी तरह एक और थ्योरेटिकल अप्रोच है, उसको कहते हैं दी वॉम्पर्स वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल प्रोजेक्ट। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल प्रोजेक्ट, ये बहुत पहले मेंडल ऑफ विट्स, MENDLOVITZ, इसको एफ पढ़ना है, मेंडल ऑफ टिप्स विट्स, सॉरी विट्स। तो ये हमें 60s 70s इवन 80s हमें इसमें नजर आता है जनाब कि इंटरस्टेट जो आपका ये सिस्टम है ना जी, सारा इंटरस्टेट ही है ना, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन सारा का सारा, तो जनाब इसमें कोई ऑल्टरनेटिव भी तो हो सकती है। तो ये स्टेट्स का स्ट्रक्चर ही है कि जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि ये पूरे का पूरा ग्लोब जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। तो हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहिए कि जिससे हम एलिमिनेशन ऑफ वॉर जो है वो कर सकें। सो फिर ये ज्यादा सवाल उठाते थे ग्लोबल गवर्नमेंट का, कि ग्लोबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब जाहिर है ये बहुत बड़ा आइडियलिज्म था, ये सक्सेसफुल तो नहीं हो सका। लेकिन 1990 से फिर हम देखते हैं कि इनका फोकस उस ग्लोबल गवर्नमेंट की बजाय ग्लोबल एनवायरनमेंट पे हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी पे हो गया है जी। तो इन एस्पेक्ट्स में फिर ये वॉम्पर्स ज्यादा एक्टिव हो गए। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी अल गोर भी, वो भी ऐसी वॉम्पर मूवमेंट का ही उस पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। पीस प्राइज भी उसको, नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और बड़ा जो थ्योरेटिकल अप्रोच विज़ अवे ग्लोबलाइजेशन, एंड ऑफ हिस्ट्री। ये तो आप लोगों को, आईआर वालों को मैंने अलग से पूरा टॉपिक भी करवाया, फ्रांसिस फुकुयामा का जी। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉइंट्स वो कॉमन है फिर ये फ्रांसिस फुकुयामा के आर्गुमेंट के भी अबाउट एंड ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि उसका मेन क्लेम क्या है कि जनाब एक वक्त आएगा कि पूरा ग्लोब जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी इसमें प्रिवेल करेगी। और उसकी अगर आप तहरीर को देखें ना, तो उसमें एक बात वो कहता है, वो कहता है जनाब कि जो पावर है ना इकोनॉमिक मार्केट की, ये इज रिजल्टिंग इन लिबरल डेमोक्रेसी, कि जिस तरह के इकोनॉमिक पैटर्न्स दुनिया में राइज हो गई हैं, ये भी आपको एक लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके जाना है। हाँ, तमाम तरह की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिप्लेस हो जानी, ठीक है जी। तो ये हमें जो बड़े एस्पेक्ट्स, बड़े थ्योरेटिकल अप्रोचेस मिलती हैं। इसके अलावा एक और भी जिसको हम कहते हैं जनाब डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इसको तो जोड़ा जाता है फिर इमैनुअल कांट के साथ, इमैनुअल कांट के साथ, कि जनाब लिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं दे डोंट फाइट विद ईच अदर। और जितनी ज्यादा डेमोक्रेसीज होंगी उतना ज्यादा आपके डिस्प्यूट्स और आपके बाकी इश्यूज और वॉर, ये सब कुछ स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा, ये आपस में करीब आएंगी। तो मेन लिंक
अगेन ग्लोबलाइजेशन। सो थ्रू आउट जो आपकी प्रोग्रेस है, इधर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी चला जाता है थोड़ा सा, सो इसको कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में भी लिए, एंजॉइंड विद एंड ऑफ हिस्ट्री। तो इंटरकनेक्टेडनेस ही है ना जी, ये पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस होगी। ठीक है जी। फिर क्योंकि हम आईआर में, और खास तौर पर जो आईआर की थेरीज हैं, वो क्या कहती हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड आईआर थेरी। आईआर की थेरी कैसे देखती है ग्लोबलाइजेशन को, पहले रियलिज्म को देख लेते हैं जी। ज़ाहिर है ये बात तो आपको बहुत पहले मैंने बता दी थी कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई डेवलपमेंट्स, उनको थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो आपने ओंटोलॉजिकल ही जो है वो ऑपरेट करना है। यानी रियलिज्म जब हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये फिर तमाम तरह का रियलिज्म्स एक साथ यूनिफाइड फॉर्म में हम उसकी बात कर रहे हैं। रियलिज्म के नजदीक ग्लोबलाइजेशन ने, इट डजंट alter or changed the most significant feature of world politics. कौन सा? That is state. ये आप कह रहे हैं नेशन स्टेट्स। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन चली है, चल रही है, लेकिन इस प्रोसेस ने, जो ये कहा जाता है ना जी कि अब स्टेट्स वीक हो गई हैं और लेकिन रियलिस्ट के नजदीक के ग्लोबलाइजेशन ने, ये सबसे सिग्निफिकेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो फीचर है नेशन स्टेट सिस्टम, और खास तौर पर जो इनकी, फिर जो आसान जुबान में बात करें, इनकी जो टेरिटोरियल डिवीजन है, वो कैप्टन टेक्ट मौजूद है। इंटरकनेक्टेडनेस इकोनॉमीज की हो रही है, रियलिस्ट कहते हैं ठीक है हो रही है। सोसाइटीज की हो रही है, हाँ जी हो रही है, रिजेक्ट तो नहीं कह सकते। ठीक है जी। ये एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट भी हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। हो रहे हैं, कोई इसमें शक व शुबूत की बात नहीं। बट दैट the same this thing cannot be said about nation state system. नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में आप, स्टेट सिस्टम जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। स्टेट क्यों? क्योंकि स्टेट्स अभी भी सॉवरन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस सोसाइटल की है, लेकिन जो यूज ऑफ फोर्स है, वो तो अभी भी स्टेट का प्रोरोगेटिव है। बैलेंस ऑफ पावर, ये अभी भी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्टेट क्राफ्ट का टूल है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ्स को उसने अफेक्ट किया, लेकिन उसने इंटरनेशनल जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको वो ट्रांसेंड नहीं कर सकी कि आपका ये स्टेट सिस्टम अपसाइड डाउन हो जाए। उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी मौजूद है। सो ये रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव आ गया ग्लोबलाइजेशन। दूसरी तरफ फिर आपके आ जाते हैं लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म जो है, वो इसको टोटली डिफरेंट पिक्चर देखता है। लिबरलिज्म ग्लोबलाइजेशन को एक एंड प्रोडक्ट के तौर पर देखता है। इट्स एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कह लेना। ग्लोबलाइजेशन ने ये साबित किया है कि स्टेट्स, ठीक है रियलिस्ट की बात कि स्टेट कोई खत्म तो नहीं हुई, लेकिन
states are no longer unitary actors या central actor जैसे वो पहले थी, वैसे नहीं है। ठीक है, सॉवरन है, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स स्टेट के पास ही है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है ना जी अब स्टेट की, वो अब पहले जैसी नहीं रही है। उस पर इम्पैक्ट फैक्टर मौजूद है, और इसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस है सोसाइटीज में, इंटरकनेक्टेडनेस जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो इसने आपकी स्टेट सिस्टम की रिलेशंस को भी तो डिफाइन एंड रीडिफाइन किया। कितनी स्टेट्स हैं जो कि 100 साल पहले का उनका यू नो हॉस्टाइल थे, बाद में फिर नहीं हुए। टेक द एग्जांपल्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के आप ग्रुप्स की एग्जांपल देंगे। जब हम साउथ एशिया में देखते हैं, तो साउथ एशिया में भी हमें, मैं ये अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात कर देता हूँ कि साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में भी हमने इंटरकनेक्टेडनेस कभी ना कभी तो इनिशिएट होनी होनी है, बल्कि मैं तो समझता हूँ दोबारा से इनिशिएट होनी। सो प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मिला के ही आई बिलीव कि ये कुछ 2 अरब तो कॉन्स्टिट्यूट कर देती है। 1.25 अरब के करीब तो कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है ना जी, यही खिता। 1/3, हाँ 1/3 ही तकरीबन, तकरीबन के करीब। तो इन्होंने कब ये आना तो है ही करीब। तो यहाँ पर हमें इस इंटरकनेक्टेडनेस का ही थोड़ा बहुत फुकदान नजर आता है। कुछ अरसा होता है उसमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस होती है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस नहीं होगी, तब तक ये भी सही मायने में फ्लरिश नहीं हो पाएंगे। सो जनाब, फर्क तो पड़ा लिबरल्स के नजदीक, और ये जो कॉब वेब स्ट्रक्चर है वो एक्टिव तो हो गया हुआ, सही। सो लिबरल्स के नजदीक आपकी एक एक लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रगल है ये पूरी की पूरी, जिसकी एंड प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन। और इसमें स्टेट का कहीं पर भी किसी का एजेंडा नहीं है कि स्टेट के रोल को मिटिगेट करना है, खत्म करना है, नहीं। तो ये 2 बड़ी जो आपकी थेरीज है, मार्क्सिज्म को भी देख लें। मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आने, तो वो तो ग्लोबलाइजेशन को एक सिंगल लाइन में ही पूरी आपको इसका बात की समझ आ जाएगी कि ग्लोबलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। वो तो इसको एक एक्सप्लॉयटेशन के टूल के तौर पे ही देखते हैं कि कैसे कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी इंटरकनेक्ट हुई ना जी आपस में, तो कैसे एक्सप्लॉयटेशन के नए तरीके जो है वो निकाले गए। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो मौजूद है कि ये ग्लोबलाइजेशन इसकी फेवर में और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हमें बहुत से एकेडमिक आर्गुमेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं इस प्रोसेस के, ग्लोबलाइजेशन। ये खास तौर पर जॉन बैलिस की जो किताब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये मेरे वो टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दी हुई है मैंने। अब तो हर एक के पास ये सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाती है।
तो जॉन बैलेंस की किताब के शुरू वाले चैप्टर में आपको ये जो डिबेट है ना जी, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और उसके अगेंस्ट में, ये पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो बात ये जनाब कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है। जहाँ ग्लोब आज से 50-60 साल पहले था, वहाँ तो नहीं है। ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी में भी, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, मार्केट इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी मोर एंड मोर इंटरडिपेंडेंट तो हुई है, ट्रेड में, फाइनेंसेस में, ओवरऑल कम्युनिकेशन के आपके जो टूल्स हैं, जो गैजेट्स हैं। तो अब तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ एक लोकेशन में होने वाले इवेंट्स वो इमीडिएटली पूरे ग्लोब में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रांसफॉर्मेशंस तो हुई। फिर एक ग्लोबल कल्चर, एक ग्लोबल कल्चर मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज ऑफ द ग्लोब वो रिजेंबल कर रही हैं, एक जैसे कॉमन कल्चर डेवलप हो रहा है, एक होमोजीनियस वर्ल्ड। डिफरेंस बिटवीन पीपल, पैटी डिफरेंसेस, वो फेड अवे होते जा रही हैं, which is very much reality. Take the example of European Union. फिर टाइम एंड स्पेस भी कंप्रेशन हो रहा है। ओल्ड आइडियल्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेस एंड क्रोनोलॉजिकल टाइम वो तो मिटिगेट होते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये हमने पिछले जो हेडर में भी ये बात की, लेकिन अगर ये सवाल इस तरह आ गया फेवर और अगेंस्ट में लिखने, फिर एक ग्लोबल आपकी पॉलिटी डेवलप होती जा रही है, ग्लोबल पॉलिटी, ट्रांसनेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ट्रांसनेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ब्लैक लाइफ मैटर्स मूवमेंट तो अमेरिका से इनिशिएट हो रही है, फिर हर जगह पर इसको जो है वो चलती जा रही है। टेक द एग्जांपल इवन ऑफ फेमिनिज्म एंड नंबर ऑफ अदर। सो वो एक स्पेसिफिक एरिया से स्टार्ट हो रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ अरब स्प्रिंग, तो इजिप्ट और इजिप्ट से स्टार्ट हुई, ट्यूनीजिया इजिप्ट से स्टार्ट हुई है, स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरी अरब वर्ल्ड को तकरीबन उस पे इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो गया। ठीक है जी। फिर इसके साथ ही यहाँ पे कर देता हूँ, फिर आपका एक कॉस्मोपॉलिटन माइंडसेट बनता जा रहा है। माइंडसेट यानी इसमें अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब नोकिया मोबाइल अपने पीक पे थे 2004 5 6 में, तो साउथ एशियन मार्केट में भी ज़ाहिर है बड़ी पॉपुलैरिटी इनको मिली, लेकिन उस वक्त के मोबाइल्स में अभी उर्दू या हिंदी का ऑप्शन नहीं आया था। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ की मार्केट में उनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, तो फिर उर्दू, हिंदी और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस मोबाइल फोन में आना शुरू हो गई। अब वो एक्ट तो कहीं पर एक मुल्क, टेक द एग्जांपल ऑफ स्वीडन में बैठा एक इंजीनियर, वो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। अब वो बैठा लोकली किसी सेटिंग में है, एक मुल्क में बैठा है, लेकिन पूरे ग्लोब की ज़रूरियात को सामने रखते हुए कॉस्मोपॉलिटन माइंडसेट। इसके लिए बड़ी मशहूर इसके लिए सेंटेंस जो है वो यूज़ किया जाता है कि एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। सही है जी। इसी तरह ग्लोबल रिस्क्स पे तो भी तो ग्लोब इकट्ठा होता जा रहा है ना जी। ग्लोबल थ्रेट्स, तो जनाब फेवर में अच्छे खासे जो है वो पॉइंट्स बन जाते हैं, बट अदर साइड ऑफ द कॉइन भी लार्जली अगेंस्ट का जो डोमेन है वो मार्क्सिस्ट ही जो है वो बनता है।
कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो डोमेन है ना, वो तो ग्लोबलाइजेशन का बड़ा ही मजेदार डोमेन है। उसमें तो एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना के, वो बल्कि मैं अपलोड भी करूंगा। वो तो डोमेन ही बड़ी मजेदार है कंस्ट्रक्टिविस्ट की। मार्क्सिस्ट जो है वही ज्यादा अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन के। मसलन वो इसको वाज़े तौर पे कहते हैं लास्ट फेज है जी ये ऑफ कैपिटलिज्म, लास्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि जो कैपिटा का फ्लो है, फ्लो ऑफ कैपिटा, वो तो उन्हीं तरफ हो रहा है, यूएस, जापान, यूरोप। पहले भी वही हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। तो बेसिकली ये तो एक नया टूल के तौर पे आपने क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का एक नया टूल है। कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटा, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, वो तो उन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज के पास है जो अपने पास्ट में जो अपनी कॉलोनाइजेशन या अपने इंपीरियलिज्म की वजह से मशहूर। ठीक है जी। सो ये हाईली ओवर एस्टिमेटेड फिनोमिना है, हाईली ओवर एस्टिमेटेड। एक वेस्टर्न थ्योरी है जो लार्जली डेवलप्ड कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में ही डेवलप हुई। मतलब कि अफ्रीका में अभी भी कितने के लोग जो है उनको बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल हैं जी। कौन सी इंटरकनेक्टेडनेस, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं जी। अफ्रीका की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सो ये तो 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में प्रूवन है कि जनाब 40% अफ्रीकन जो है वो, उन्होंने अभी तक कोई फोन कॉल नहीं की, उन्होंने कोई इंटरनेट यूज नहीं किया। सो ये कहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन है? ये तो एक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की एक न्यू फॉर्म है, न्यू फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, एक एक्सप्लॉयटेशन का नया मैकेनिज्म, कोर पेरिफेरी रिलेशंस रीडिफाइंड, एंड वर्ल्ड पीस थ्रेटन्ड हुआ है, वर्ल्ड पीस थ्रेटन्ड। अच्छा जी, वर्ल्ड पीस कैसे थ्रेटन, इसके लिए अक्सर ये मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि आपका जो 7/7 का अटैक था यूके में, वो जीपीएस टेक्नोलॉजी के जरिए हुआ। तो आपके टेररिस्ट आप अक्रॉस द ग्लोब, वो जनाब वो भी तो इस टेक्नोलॉजी को और इस एडवांसमेंट्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज मेड टेररिज्म इजी, ग्लोबलाइजेशन से तो टेररिज्म आसान हो गया और ज्यादा। अब टेररिस्ट एक स्टेप आगे ही चल रहे होते हैं। जॉन बैलिस की बड़ी डिटेल, एक पूरा उसका चैप्टर भी है ग्लोबलाइजेशन एंड टेररिज्म का, उसकी किताब है ना, जॉन बैलिस की किताब में। तो कहता है अब टेररिस्ट ने कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसने कोई पैम्फलेट्स या कोई इस तरह कोई प्लान तो नहीं, एक लैपटॉप में या एक यूएसबी में उसने सारी चीज लेके जो है वो मूव कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। एनीवेज जी, और ये एक ऐसा मंत्र है कि जिसकी नो प्रोविजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं जनाब। जो फायदा हासिल कर रहे हैं फायदा ले रहे हैं, जो नहीं फायदा ले रहे, क्योंकि जी आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि करप्शन है, इसलिए आपका फायदा नहीं हो रहा। सो जो एक्सप्लॉइट करके जा रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी खोनी, बल्कि गिल्ट में ही बाकियों को रखना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट होता नजर आ रहा है। व्हाई टू एसोसिएट वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न कल्चर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एक पूरे ग्लोब की जो आउटलुक सेम होती जा रही है, वो तो वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है। तो क्या वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट किए बगैर आप नहीं चल सकते? स्टेट्स प्रोग्रेस नहीं कर सकती विदाउट अडॉप्टिंग वेस्टर्न वैल्यूज।
एशियन इकोनॉमीज, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, क्या ये नहीं चल सकती? सो ये अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स भी अपनी जगह पे बड़े लॉजिकल है, बट हैविंग सेड दैट, द पॉइंट इज दैट ग्लोबलाइजेशन ना तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ग्लोबलाइजेशन ना ही कोई आइडियोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन ना ही कोई इकोनॉमिक सिस्टम है। ये तो एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस बड़ा स्लो प्रोसेस चलता आया पास्ट में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते गए, ये पेस अप होता गया, बढ़ता जा रहा है। और अब एक लीनियर इसकी मोशन डेवलप होगी। अगर आप इस आर्गुमेंट को नहीं यूज करना चाहते जो, तो सिंपल सी बात है कि प्रोसेस स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, रोल बैक नहीं हो सकता। तो ये 21st सेंचुरी में खास तौर पर कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जब कहा जाता है कोविड एंड ग्लोबलाइजेशन, तो पोर्ट्रे ये किया जाता है एज कि जी बस ग्लोबलाइजेशन खत्म। आप भाई कैसे खत्म? ये तो और पेस अप होनी। टेक्नोलॉजी की शायद कभी इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस में आई है, लेकिन इंटरकनेक्टेडनेस तो आपकी और बड़ी। ट्रैवल ऑफ आइडियाज तो नहीं रुके ना जी। हाँ, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में स्लो पेस हो सकती है ग्लोबलाइजेशन की, इंटरकनेक्टेडनेस की, फॉर द टाइम बीइंग। रोल बैक नहीं हो सकता। ग्लोब जिस स्टेज पर था 2019 में, 2020 में स्लो हुआ, 2021 या ऑनवर्ड्स ये दोबारा मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरकनेक्टेडनेस रोल बैक हो जाए, पॉसिबल नहीं। जंगलों में वापस तो नहीं जा सकते ना आप, में स्लो पेस हो सकती है कुछ अरसे के लिए, फिर फास्ट हो जाएंगे। ये तो जस्ट है, आपको कोई भी अगर ये भी सिंगल टॉपिक अगर 20 नंबर का या इवन ऐसे के कॉन्टेक्स्ट पे भी, तो की आइडिया तो यही चलना है कि ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन तो यूटोपिया है, दीवाने का ख्वाब है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन की पेस एज अ प्रोसेस स्लो हो सकती है। तो इस आइडिया की एक्सप्लेनेशन पे ही आप एक पूरा ऐसे निकाल सकते हैं, समझदार जो है वो चीज है। ये था जी आपका एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का। 5-10 मिनट की अगर ब्रेक दे दें, तो उसके बाद फिर हम शुरू कर लेते हैं टेररिज्म का टॉपिक।